जून 2014 के दिन कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे जर्मनी को हिलाकर रख दिया। 100 rescuers are attempting to free a man who is trapped in a cave 1,000 meters deep. जर्मनी के रिसाइडिंग केव को 3 केवर मिलकर एक्सप्लोर कर रहे थे। उनमें से किसी एक के ऊपर एक भारी भरकम पत्थर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको एक दर्दनाक ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। इस कंडीशन में उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना भी लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो तीनों जमीन के कई हजारों फीट नीचे फंसे हुए थे और उनकी जान बचाने के लिए 700 से भी ज्यादा रेस्क्यूअर्स को आना पड़ता है। लेकिन उनको बाहर निकालने में फिर भी 11 दिन लग जाते हैं और इस रेस्क्यू को चलाने में खर्चा आता है पूरे 1 मिलियन यूरो का, यानी कि 9,09,21,664 रुपए। और इस केव के अंदर के कचरे को बाहर निकालने में पूरे 6 सालों का समय लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि इतने ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद उस एस्ट्रोलॉजर की जान बची। 7 जून 2014 दोपहर के 2 बजे जोहान ब्रेसथाउजर, जो कि एक एक्सपीरियंस केवर थे, अपने 2 और दोस्तों के साथ मिलके निकल पड़ते हैं जर्मनी के सबसे बड़े और खतरनाक केव को एक्सप्लोर करने, जो कि रिसाइडिंग केव के नाम से जाना जाता था। रिसाइडिंग केव को पहले भी कई सारे लोगों ने एक्सप्लोर किया था, लेकिन उसको कोई भी पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाया और इसलिए जोहान इस केव को पूरा एक्सप्लोर करना चाहते थे ताकि वो इस केव का मैप और डॉक्यूमेंट बना सके। एक आर्टिकल के मुताबिक ये केव 23,800 मीटर लंबा और 1,148 मीटर गहरा था। लेकिन 52 साल के जोहान ब्रेसथाउजर को 10 साल का केविंग का एक्सपीरियंस था और वो पहले भी इस केव के अंदर जा चुके थे, इसलिए उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी। लेकिन अब आगे जो उनके साथ होने वाला था वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस केव के अंदर पहले भी कई हादसे हुए हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इस केव को बंद करने की सोची थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसलिए कुछ सालों बाद गवर्नमेंट ने इसके अंदर केवल एक्सपीरियंस केवर को जाने की परमिशन दी, वो केवर जिनको 3 साल से ज्यादा का केविंग का एक्सपीरियंस हो। और इस केव की सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि इसके अंदर 1000 किलो कचरा और मिट्टी थी, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ही संभल कर चलना पड़ता था। केव माउंटेन्स पर था, इसलिए माउंटेन्स पर हाइकिंग करके सबसे पहले ये केव के पास पहुंच जाते हैं। जॉन ब्रेसथाउजर यहाँ पे पहले भी आ चुके थे, इसलिए उनको पता था कि यहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं। और फिर वो तीनों एक रस्सी बांधकर केव के अंदर उतर जाते हैं। उनका प्लान था कि वो केव को पूरे 24 घंटे तक एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए वो अपने साथ खाना और पानी भी लेकर आए होते हैं। वो कई घंटों तक केव को एक्सप्लोर करके उसका मैप बनाते जा रहे थे। इन लोगों को केव को एक्सप्लोर करते करते रात के 1:30 बज चुके थे और यहीं से ये पूरी स्टोरी पलटना शुरू हो जाती है। रात के 1:30 बजे केव को एक्सप्लोर करते हुए ब्रेसथाउजर के सर पर एक बड़ा सा पत्थर गिरता है। ये पत्थर उतनी तेजी से आकर उनके सर में लगा जिससे उनका हेलमेट भी टूट जाता है, जिसकी वजह से उनके सिर में बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है और उनको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, जिसकी वजह से जोहान ब्रेसथाउजर बेहोश हो जाते हैं और धीरे धीरे जॉन ब्रेसथाउजर की हालत खराब ही होती जा रही थी। ये सब देखकर उनके दोनों दोस्त परेशान होने लग जाते हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि बाहर जाकर उनमें से एक रेस्क्यू टीम को बुलाकर लाएगा। इसलिए एक दोस्त रेस्क्यू टीम को बुलाने के लिए केव से बाहर निकलने लगता है और वहीं दूसरा दोस्त जोहान ब्रेसथाउजर के पास रुका हुआ था। केव के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे थे, इसलिए वहां से बाहर निकले बिना रेस्क्यू टीम को नहीं बुलाया जा सकता था। और जब 12 घंटे बाद उनका दोस्त वहां से बाहर निकलता है तो वो फौरन रेस्क्यू टीम को कॉल कर देता है। और जब कुछ घंटों बाद रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंचती है तो वो समझ जाती है कि उनके बस की बात नहीं, इसलिए वहां पे कई और रेस्क्यूअर्स को बुलाया जाता है और धीरे धीरे करके वहां पे कई सारे रेस्क्यूअर आते जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके रेस्क्यू टीम केव के अंदर जाना शुरू करती है। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा था उतना आसान था नहीं, क्योंकि उनको 1000 मीटर नीचे जाना था, जहाँ उन्हें पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगने वाले थे। केव के अंदर जाते ही रेस्क्यू टीम केव के अंदर पत्थर फेंकने लगती है ताकि उनके दोस्त को पता चल सके कि उनके पास रेस्क्यू टीम आ रही है। 6 से 7 घंटे बाद रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुंच जाती है और उनमें से एक डॉक्टर भी था। उस डॉक्टर का कहना था कि अगर जॉन ब्रेसथाउजर को जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया तो वो कोमा में भी जा सकता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि केव के अंदर काफी पतले पतले रास्ते थे, जिनमें से केवल एक बार में एक ही बंदा बाहर निकल सकता है और अगर उनके साथ जरा भी इधर उधर हुआ तो वो कोमा में भी जा सकते थे। अब तक 9 जून हो चुका था, कई रेस्क्यूअर्स आ रहे थे और ब्रेसथाउजर को चेक कर रहे थे। फिर 11 जून शाम को मार्टिन गोस्सू को केव के अंदर भेजा जाता है। उसके बाद एक और फिजिशियन केव के अंदर आता है। वो दोनों फिजिशियन रेस्क्यूअर्स को बताते हैं कि ब्रेसथाउजर की हालत अब काफी ठीक हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि इन पतले पतले रास्तों से जॉन ब्रेसथाउजर को बाहर कैसे निकाला जाए। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि वो केव के अंदर 60-70 रेस्क्यूअर्स को भेजेंगे ताकि वो सारे पतले पतले रास्तों को तोड़कर बड़ा कर सके। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि वो रेस्क्यूअर्स केव के अंदर कोई बड़ी मशीन नहीं ले जा सकते, उन्हें सिर्फ छोटे मोटे हथियारों से इन पत्थरों को तोड़ना था, जिसमें की काफी टाइम लगने वाला था। 12 जून को ये काम स्टार्ट किया गया था और अब तक इस केव के पास 700 से भी ज्यादा रेस्क्यूअर्स आ चुके थे और साथ ही साथ इस केव के पास 10 हेलीकॉप्टर्स भी खड़े थे। 12 जून की शाम तक पत्थर काफी हद तक टूट चुके थे, इसलिए केव के अंदर एक स्ट्रेचर भेजा जाता है जिसके ऊपर ब्रेसथाउजर को लेटाकर एक कॉटन के कपड़े से ढक दिया जाता है। उसके बाद एक रस्सी की हेल्प से उनको धीरे धीरे ऊपर खींचा जाता है, लेकिन उन्हें रास्ते में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्हें बाहर निकालने में कई दिन लग गए। 13 जून 5:30 बजे
उनको यहाँ से निकाला जाता है। फिर 14 जून को वो यहाँ पहुंचते हैं। फिर 15 को यहाँ, 16 को यहाँ, 17 को यहाँ और 18 को यहाँ। फिर 19 जून सुबह के 11:40 पर फाइनली वो यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर उनको हेलीकॉप्टर में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर 2016 में ब्रेस टाउजर ब्रेन ट्यूमर से रिकवर कर जाते हैं और आज के टाइम पर ये दोबारा से अपने काम पर लग चुके हैं। मुझे इस वीडियो को बनाने में 5 दिनों का टाइम लगा है, लेकिन आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे सब्सक्राइब करने में, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो बाय।